विद्यार्थियों, इस कक्षा के अंतर्गत अभी हम जानेंगे अनुसंधान के विषय में, और इस अनुसंधान के विषय से संबंधित हम प्रयोगात्मक अनुसंधान और साक्षात्कार विधि के बारे में इस अध्याय 16 के अंतर्गत हम जानने का प्रयास करेंगे। बात आती है कि प्रयोगात्मक अनुसंधान क्या होते हैं। सीधी सी बात है कि प्रयोगात्मक विधि की सहायता से किए जाने वाले अनुसंधानों को हम प्रयोगात्मक अनुसंधान कहते हैं। बात आती है कि प्रयोगात्मक अनुसंधान का क्या स्वरूप होना चाहिए। साथ ही हम यह भी आपको बताना चाहेंगे कि यहां पर हम मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक प्रायोगिक अनुसंधान की चर्चा करेंगे। तो एक मनोवैज्ञानिक प्रायोगिक अनुसंधान का क्या स्वरूप होता है, उस स्वरूप के बारे में जानने के लिए हम यहां पर एक छोटी सी आपको परिभाषा प्रस्तुत कर रहे हैं। कैंडलैंड के अनुसार उन्होंने कहा है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का कार्य व्यवहार का वर्णन करना और व्यवहार के संबंध में पूर्व कथन करना है। यह दोनों कार्य प्रायोगिक सिद्धांत के ऊपर आधारित होते हैं। क्या है प्रायोगिक अनुसंधान के उद्देश्य? सर्वप्रथम जो इसका उद्देश्य आता है कि जो भी इस प्रकार के अनुसंधान होते हैं उनके द्वारा हम हमारे व्यवहारिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। व्यवहारिक उद्देश्यों की पूर्ति के साथ ही सिद्धांत प्रतिपादन संबंधित जो उद्देश्य होते हैं वो पूरे किए जाते हैं, तथा सिद्धांत परीक्षण संबंधी जो उद्देश्य हैं उनकी भी प्रायोगिक अनुसंधान में पूर्ति की जाती है। प्रायोगिक अनुसंधान की क्या क्या विशेषताएं हैं? उन विशेषताओं में सर्वप्रथम आता है स्वतंत्र चर में परिवर्तन। इसे पहले मैं एक चीज और बता देना चाहूंगा कि मुख्य रूप से चर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वतंत्र चर और दूसरा होता है परतंत्र चर। तो उन विशेषताओं में आता है कि स्वतंत्र चर के अंदर परिवर्तन करके और नियंत्रित परिस्थितियों में हम परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। चरों के कार्यात्मक संबंधों का अध्ययन किया जा सकता है। चरों के कार्यात्मक संबंध का अर्थ हुआ कि चरों का यथार्थ एवं विशुद्ध मापन करके चरों के मध्य कार्यात्मक संबंध का विशुद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और यह जो अध्ययन होता है यह गुणात्मक न होकर के मात्रात्मक होता है। त्रिआयामी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है प्रायोगिक अनुसंधान में, जिसमें स्वतंत्र चर को प्रभावित करने वाले जो चर है उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करना, संगत चरों पर नियंत्रण स्थापित करना और वातावरण से संबंधित तापक्रम, शोरगुल आदि के ऊपर जो वातावरण से संबंधित है उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करके परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। स्वतंत्र चरों का प्रभाव परतंत्र चरों के ऊपर नियंत्रित स्थितियों में देखा जा सकता है। परिकल्पना का निर्माण और परीक्षण, जो परिकल्पनाएं बनाई जाती है, जो समस्या ली जाती है, उन समस्याओं से संबंधित परिकल्पनाओं का निर्माण करना और उनका शोध के द्वारा परीक्षण किया जाता है। जो प्रायोगिक अनुसंधान होते हैं उसके अंदर जो डिजाइन तैयार की जाती है उस डिजाइन के अंतर्गत जिसमें सीमांकन के साथ नियंत्रित परिस्थितियों में और जो मानकीकृत या जो स्टैंडर्ड एपरेटस होते हैं, यंत्र होते हैं, उनके माध्यम से जो प्रायोगिक अनुसंधान किए जाते हैं जिससे उनकी प्रामाणिकता और वस्तुनिष्ठता बनी रहती है। और जब इनकी प्रामाणिकता और वस्तुनिष्ठता होती है और जो परिणाम हमारे सामने आते हैं उनके द्वारा हम पूर्व कथन कर सकते हैं या पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। प्रायोगिक अनुसंधान से आने वाले जो तथ्य होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, वो वैध होते हैं और उनका जो परिणाम प्राप्त होता है वह विश्वसनीय होता है। उनको आप चाहे कितनी ही बार
प्रयोग करके देखा जाए या कहीं पर भी करके देखा जाए वैध होते हैं और विश्वसनीय भी वो होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे प्रायोगिक अनुसंधानों के प्रकारों के ऊपर कि ये कितने प्रकार के होते हैं। अनेक जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उन्होंने उनको अलग अलग भागों में बांटा है और उनको बताने का प्रयास भी किया है। अंडरवुड द्वारा जो वर्गीकरण है उस वर्गीकरण के अनुसार उन्होंने कहा है कि जो कोई भी अनुसंधान किया जाता है उसके पहले जो मन में एक जिज्ञासा पैदा होती है कि मुझे आश्चर्य है कि क्या होगा, और उन्होंने कहा है कि जब अनुसंधानकर्ता को स्वतंत्र और आश्रित चरों के संबंधों के बारे में स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है तब इस प्रकार का अनुसंधान किया जाता है। दूसरा है जो कि इसके ऑपोजिट है, और शोधार्थी यह कहता है कि मैं शर्त करता हूं कि यह होगा। इसके अंदर होता क्या है कि ये प्रयोग तथ्यों और सिद्धांतों से संबंधित होते हैं और इसमें प्रयोगकर्ता एक विशेष परिणाम के प्रति पूरा आशान्वित होता है तथा उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि परिणाम इस प्रकार के आएंगे, इसलिए वो कहता है कि मैं शर्त करता हूं कि ऐसा होगा। मैगुइन ने जो वर्गीकरण किया है उनके अनुसार उन्होंने जो 3 प्रकार का वर्गीकरण किया, एक तो है खोज परक प्रयोग। खोज परक प्रयोग में उन्होंने कहा कि इसमें भी प्रयोगकर्ता का ज्ञान सीमित होता है। एक तरह से जो अंडरवुड ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि क्या होगा, यह एक तरह के खोज परक प्रयोग ही है। उसके बाद में आता है सिद्ध प्रयोग। प्रयोगकर्ता अधिक स्पष्ट परिकल्पना इसमें बना सकता है और परिकल्पना के आधार पर वह भविष्य का कथन कर सकता है। साथ ही विशेष चर का प्रभाव विशेष ढंग से पड़ेगा, इसका उसको ज्ञान होता है। निर्णय परक या जो सूक्ष्म प्रयोग होते हैं, इसके लिए मैगुइन ने कहा है कि निर्णय परक प्रयोग एक ऐसा प्रयोग है जिसका उद्देश्य एक ही समय पर अथवा अनेक विरोधी परिकल्पनाओं का जिसके अंतर्गत परीक्षण करना होता है। प्रयोगशाला आधारित प्रयोगात्मक अनुसंधान के चरण। प्रिय विद्यार्थियों, आपको याद होगा कि 14वें अध्याय के अंतर्गत हमने अनुसंधान के चरणों की बात की थी और हमने कहा कि अनेक जो वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने अलग अलग प्रकार से, विद्वानों ने उनके चरण बताए। किसी ने 5 चरण की बात की है, किसी ने 10 चरण की बात की है, किसी ने 12 चरण की बात की है, तो किसी ने 11 चरण की बात की। और हमने एक सर्व सम्मति या एक मत जो सभी लोग मानते हैं, हमने उस समय उन 11 चरणों की बात की थी और उसकी हमने डिटेल से चर्चा की थी। यहां पर हम पुनः उसी के ऊपर आते हैं, तो उसके ऊपर मैं ज्यादा जोर न देकर थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा कि सबसे पहला तो वही बिंदु आता है हमारा कि समस्या या प्रयोग का चयन करना। दूसरी बात आती है उससे संबंधित हमें साहित्य का अध्ययन करना, उसका सर्वेक्षण करना। उसके बाद उद्देश्य और जो समस्या है उसका कथन प्रस्तुत करना। फिर जब ये सारी चीजें हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है, समस्या भी हमारे सामने आ गई, हमने अच्छे से साहित्य का सर्वेक्षण कर लिया है, तब हम परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं, हाइपोथेसिस। जब परिकल्पना का निर्माण कर लिया जाता है, अब हमें किस प्रोसेस से होकर के गुजरना है, क्या उसकी प्रक्रिया विधि रहेगी। प्रक्रिया विधि के लिए सबसे पहले हम तैयार करते हैं रिसर्च डिजाइन, जिसको हम अनुसंधान अभिकल्प भी बोलते हैं। उसके बाद में हमें किस प्रकार के प्रयोग, यानी कि हमें हमारे सब्जेक्ट लेने हैं, हम जेंट्स के ऊपर, लेडीज के ऊपर, किसके ऊपर प्रयोग करना चाहते हैं, और जो समस्या लिए, जो प्रयोग करना चाहते हैं, उसके लिए किस प्रकार के उपकरणों, यंत्रों की हमें आवश्यकता रहेगी। चरों का नियंत्रण किस प्रकार से हमें करना है और किस प्रकार से हमें उनका मापन करना है। स्वतंत्र चर है, परतंत्र चर है, संगत जो चर होते हैं, वातावरण से संबंधित प्रभावित करने वाले जो चर है, उनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा।
जो भी प्रयोग का मेथड हम अपनाना चाहते हैं, आप ध्यान में कोई प्रयोग करवाना चाहते हैं, कोई आसन करवाना चाहते हैं, किस समय करवाना चाहते हैं, कितनी देर करवाना चाहते हैं, वो सारा का सारा उस प्रयोग प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। आंकड़ों का एकत्रीकरण और सांख्यिकीय विश्लेषण, जब हमारा जितना समय है, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए, जब पूरा का पूरा संपूर्ण प्रयोग हो जाता है, तब हम डाटा कलेक्शन करते हैं और सांख्यिकीय विश्लेषण के द्वारा हम परिणाम और निष्कर्ष उसका निकालते हैं और निष्कर्ष निकाल करके और उसका सामान्यीकरण कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से यह एक सारी की सारी प्रक्रिया हो गई जिसके हम पहले विधिवत चर्चा कर चुके हैं। क्या फायदा है प्रयोगशाला आधारित प्रयोगों का, यानी एक प्रयोगशाला में यदि हम प्रयोग करें तो उसे हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहली चीज तो आती है परिकल्पनाओं को जांचने की यह श्रेष्ठ विधि है, क्योंकि हम नियंत्रित अवस्थाओं में, परिस्थितियों में प्रयोग करते हैं। चर हमारे नियंत्रण अवस्था में होते हैं। हम अनेक प्रकार के बाह्य ऐसी परिस्थितियां जो प्रभावित करने वाली है उनको हम नियंत्रित कर सकते हैं। चरों के पूर्ण नियंत्रण के साथ ही समय की बचत होती है, कार्य कारण संबंधों की स्थापना की जा सकती है। जो भी एक चर दूसरे चर के ऊपर जो अपना प्रभाव डालते हैं, वो प्रभाव किस प्रकार से डालते हैं, क्या उनके बीच में अंतर संबंध है, उनको हम नियंत्रित परिस्थितियों में जान सकते हैं। प्राप्त परिणाम विश्व स्तरीय वैध होते हैं, प्रामाणिक होते हैं, उनमें वस्तुनिष्ठता का गुण पाया जाता है। वैज्ञानिक एवं मानकीकृत उपकरणों का उसमें प्रयोग किया जाता है जिसमें गलती होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। वस्तुनिष्ठता एवं सार्वभौमिकता के गुण के साथ ही पूर्व कथन की भी इसमें योग्यता पाई जाती है। हर चीज के लाभ और हानि तो होती है। जहां प्रयोगशाला में करने वाले प्रयोगों के लाभ है, वहां पर कुछ उनके दोष भी होते हैं। कारकों या चरों का जो नियंत्रण है, हम पहली तो बात यह है कि कभी भी पूर्ण रूप से चरों के ऊपर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि प्रयोगशाला आधारित प्रयोगात्मक अनुसंधान में प्राय यह देखा गया है कि व्यवहार विशेष को प्रभावित करने वाले सभी चरों या कारकों का नियंत्रण, पूर्ण नियंत्रण करना हमेशा ही कठिन होता है। ये एक कमी पाई जाती है। कृत्रिम परिस्थितियां, इस प्रकार के अनुसंधानों में अध्ययन करते समय प्रयोगशाला में कृत्रिम जो परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है, परंतु थोड़ी सी यदि भूल हो जाए तो इन परिस्थितियों में प्रयोज्य का जो वास्तविक व्यवहार होता है वह कृत्रिम न होकर के वह अलग प्रकार का होने से परिणाम में शुद्धता नहीं रहती, उसमें कमी आ सकती है। प्राणियों का व्यवहार जिसको जानना बड़ा कठिन है, किसी भी व्यवहार प्राणी के व्यवहार को पता करना और उसके अनुसार काम करना बड़ा कठिन कार्य होता है। उसको हम कभी भी पूर्ण नियंत्रण में नहीं ला सकते। हो सकता है आपको प्रयोग के लिए बुलाया जाए और जब बार बार बुलाया जाए तो आप बोर होने लग जाएंगे, ठीक ढंग से रेस्पॉन्स नहीं देंगे। अनेक प्रकार के ऐसे फैक्टर्स है जो काम करने लग जाते हैं और कृत्रिम परिस्थितियों को उत्पन्न कर पाना कठिन होता है। पूर्ण रूप से व्यवहारिकता या सामाजिक क्षेत्र में अनेक प्रकार की ये कठिनाइयां आती ही है। प्रायोगिक अनुसंधान के बाद में अभी हम बिल्कुल एक नई चीज हम यहां पर शुरू कर रहे हैं जो अनुसंधान के लिए बहुत जरूरी है और हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में जो हम अब बताने जा रहे हैं उसे वह जरूर गुजरता है और वह है साक्षात्कार। क्या है साक्षात्कार? इंटरव्यू जिसकी हम बात करते हैं। और जो लोग अपने करियर को बनाने के लिए, जॉब प्राप्त करने के लिए बहुत सारी तैयारी भी करते हैं और उनको मालूम है एक अच्छी जॉब प्राप्त करने के लिए उनको इंटरव्यू से होकर तो गुजरना ही पड़ेगा। और इंटरव्यू का नाम आते ही तो कई लोगों के हाथ पांव फूल भी जाते हैं।
कई प्रकार के इंटरव्यू होते हैं, कई तरीके से इंटरव्यू लिए जाते हैं। पत्र पत्रिकाओं में इंटरव्यू से संबंधित बहुत सारी बातें पढ़ते हैं, तो उसी की हम यहां पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जो इंटरव्यू शब्द है उसके ऊपर हम गौर करते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर के बना है, इंटर प्लस व्यू। इंटर का अर्थ क्या हुआ? इंटर का अर्थ हुआ आंतरिक, और व्यू का अर्थ हुआ यहां पर देखना। अर्थात इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति का आंतरिक अवलोकन करना ही साक्षात्कार है, उसी को हम इंटरव्यू कहते हैं। व्यक्ति की भावनाओं को, उसके विचारों को जानने की जो एक प्रक्रिया है वह साक्षात्कार है, जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में एक तरह से वार्तालाप होता है। दोनों के बीच में एक सौहार्दपूर्ण, मैत्रीपूर्ण संबंध के साथ में एक वार्तालाप होता है। अपनी बातों का, ज्ञान का, सवालों का, जवाबों का जहां पर इस प्रकार का आदान प्रदान होता है वह इंटरव्यू है। इंटरव्यू भी अपने आप में अनुसंधान के लिए बहुत ही अच्छा एक प्रोसेस है, अच्छा एक पक्ष है, जिससे व्यक्ति के बारे में जाना जा सकता है। अनेक प्रकार की जो साक्षात्कार से संबंधित परिभाषाएं दी गई है। HP यांग ने 1956 के अंदर एक परिभाषा दी थी, और उसको स्पष्ट करते हुए DN श्रीवास्तव ने लिखा है कि साक्षात्कार कार्य क्षेत्र की एक विशेष प्रविधि है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यवहार को देखने, उनके कथनों को लिखने तथा सामाजिक या समूह अंतःक्रिया के स्पष्ट परिणामों को अध्ययन करने के लिए किया जाता है। एक बड़ी छोटी सी परिभाषा गुड एवं हार्ट ने भी लिखी है। उन्होंने कहा कि मूलतः साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या विशेषताएं है साक्षात्कार या इंटरव्यू की? तो पहली चीज तो यही आ जाती है जो हमने परिभाषा में कहा है कि साक्षात्कार एक सामाजिक प्रक्रिया है, दो लोगों के बीच में या अनेक लोगों के बीच में होने वाली बातचीत है। साक्षात्कार आमने सामने की प्रक्रिया है। हालांकि अभी तो यह टेक्नोलॉजी का युग है, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति यहां लाडनू में बैठा है और एक मान लीजिए अमेरिका में बैठा है, तो उसका भी इंटरव्यू हो सकता है ऑनलाइन। वो भी देखा जाए तो एक तरह से आमने सामने है, जो एक दूसरे को अच्छी तरह से देखते हैं। यानी यह एक फेस टू फेस चलने वाली प्रक्रिया है। क्रमबद्ध या सुव्यवस्थित प्रविधि होती है। जब साक्षात्कार लिया जाता है तो यह एक क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित प्रविधि के रूप में लिया जाता है, जिसमें प्री डिसाइड होता है कि हमें क्या करना है, हम किस लिए आगे वाले व्यक्ति को बुला करके और किस काम के लिए उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। अंतर्वैयक्तिक प्रक्रिया है यह, जिसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में जहां पर जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उसमें भी साक्षात्कार जैसी विधियों को काम में लिया जाता है। लोगों की सामाजिक पारिवारिक जो समस्याएं होती है उनको भी साक्षात्कार विधि के द्वारा दूर किया जाता है। जब व्यक्ति के बीच में वार्तालाप होता है, उसका साक्षात्कार होता है, तो बहुत सारी चीजें उससे ली जाती है जिससे उनका संकलन भी किया जा सकता है। अनुसंधान में साक्षात्कार के मुख्य उद्देश्य है क्या? हम जो अनुसंधान करना चाहते हैं उसके द्वारा हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा सूचनाओं को प्राप्त करना। जैसा कि हमने कहा कि आमने सामने की प्रक्रिया है। आपके सामने व्यक्ति बैठा है और आप उससे पूछ रहे हैं। दो तरीके हो सकते हैं आपके पूछने के। आप पहले से कुछ प्रश्नावली या क्वेश्चंस बना करके ला सकते हैं, या एट ए टाइम जिससे उसके भाव है, जो वो बता रहा है उसके अंदर से ही उसे बहुत कुछ पूछा जा सकता है। उपकल्पना का स्रोत है। जब मानव व्यवहार, उसकी भावनाएं उभर करके जब सामने आती है
तो अनेक प्रकार की नई जो परिकल्पनाएं होती है उनके निर्माण में बहुत ही सहायक है साक्षात्कार। व्यक्तिगत एवं गुणात्मक तथ्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के अंदर क्या है, कौन सी उसकी अभिव्यक्तियां हैं, क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, उनको जाना जा सकता है, परखा जा सकता है, तथ्य प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रायोगिक अध्ययनों में योगदान, यदि ये सारी की सारी हमें चीजें प्राप्त होती है तो उनको हम आगे जाकर के अनुसंधान में विशेष रूप से उनको हम ले सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं हम उनके ऊपर। साक्षात्कार के प्रकार, बहुत सारे प्रकार से साक्षात्कार विधि को संपन्न किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है कि साक्षात्कार प्रविधि का उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण है। 3 प्रकार का इसमें साक्षात्कार आता है। निदानात्मक साक्षात्कार जो होता है उसके अंतर्गत व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी यदि व्याधि है, बीमारी है, उसको जानना। और दूसरा जो उपचारात्मक साक्षात्कार आता है, इस विधि में उस व्यक्ति की उस व्याधि को दूर किया जाता है। अधिकतर ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है उनको जानना और उपचारात्मक साक्षात्कार के द्वारा फिर उसका निदान करना। उसके बाद में जो अनुसंधान साक्षात्कार आता है उसमें 3 बिंदु मुख्य रूप से आता है कि जिसमें असंरचित, संरचित और केंद्रित साक्षात्कार आते हैं, जिसके हम आगे चर्चा करेंगे। जो संरचित या निर्देशित साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार में या इंटरव्यू के अंदर सबसे बेहतरीन इंटरव्यू यही माना जाता है, जैसा कि इसका नाम है संरचित। यह पहले से रचित साक्षात्कार होता है। और इसके अंदर होता क्या है कि संरचित साक्षात्कार में जिसमें साक्षात्कार की संरचना पूर्व निर्धारित होती है और साक्षात्कारकर्ता को अनुसंधान समस्या के संबंध में निर्धारित प्रश्नों के अतिरिक्त प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता नहीं होती है। यानी कि पहले से खाका तैयार होता है कि आगे वाले व्यक्ति को क्या पूछना है और क्या नहीं पूछना है, उससे संबंधित वह सारी की सारी बातें पूछी जाती है। इसमें जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो अपनी तरफ से आगे पीछे या अलग कुछ भी नहीं पूछ सकता। इसका फायदा यह होता है कि आप किसी विशेष काम के लिए किसी व्यक्ति को बुला रहे हैं तो उससे संबंधित आप एक क्वेश्चनरी तैयार कर लीजिए, ताकि आप इधर उधर न भटक करके और आप अपने एम के ऊपर फोकस रहे और उससे संबंधित आप उससे सवाल जवाब कर सके। लेकिन इसके अंदर होता क्या है कि यह एक तरह से निष्क्रिय साक्षात्कार है। और निष्क्रिय साक्षात्कार क्यों होता है? क्योंकि हम केवल उस एक प्रश्नावली की सीमा में बंध जाते हैं। हो सकता है कि आने वाला जो व्यक्ति है उसके अंदर और दूसरी प्रकार की भी योग्यताएं हो सकती है जिसको हम जान न पाए। असंरचित या जो अनिर्देशित साक्षात्कार, जो पहले आपको इंटरव्यू बताया, इसका ठीक ऑपोजिट है, जिसमें किसी भी प्रकार की पहले कोई प्लानिंग नहीं होती है। इसमें इंटरव्यू लेने वाला पूर्ण स्वतंत्र होता है। वह व्यक्ति की मनोभावों को, दशाओं को देख करके कुछ भी उससे पूछ सकता है। इसमें होता क्या है? इसमें जो साक्षात्कार करता होता है वो भटक जाता है। जिस उद्देश्य के लिए बुलाया है वह तो कहीं दूर हो जाता है और प्राय वह कहीं दूर चला जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कभी हम बैठे बैठे बातें करते हैं और किसी टॉपिक के ऊपर हम बात करें, लेकिन कभी भी उस एक टॉपिक के ऊपर स्थिर नहीं रहते। कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं और कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। उसमें इस इंटरव्यू के अंदर यही दोष पाया जाता है। फिर अर्ध संरचित या जिसको केंद्रित साक्षात्कार कहा जाता है, ये दोनों का मिला जुला रूप है, जिसमें आप एक क्वेश्चनरी बना भी सकते हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि केवल और केवल आप उसी से संबंधित उससे कुछ पूछें। आपकी जो इच्छा है आप उसमें पूछ भी सकते हैं। फिर आता है साक्षात्कार प्रविधि या औपचारिकता के आधार पर वर्गीकरण। औपचारिकता के आधार पर वर्गीकरण का अर्थ हो गया कि साक्षात्कारकर्ता इस प्रकार के साक्षात्कार में निष्क्रिय रहता है। यानी कि साक्षात्कारकर्ता इसमें कुछ नहीं बोलेगा। पूरा का पूरा जो मौका दिया जाता है
वह आगे वाले को दिया जाता है जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं। इसका ठीक ऑपोजिट जो अनौपचारिक साक्षात्कार है, इसके अंदर लेने वाला पूरी तरह से बोलता है और वह अपना सवाल जवाब भी करता है। फिर है साक्षात्कार प्रविधि का उत्तरदाताओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, जिसमें व्यक्ति यानी कि व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत का अर्थ हो गया कि एक एक व्यक्ति को बुलाया जाएगा। प्राय जो जॉब में ऊंचे पद होते हैं, जहां अच्छी जॉब के लिए, अच्छे पद के लिए जाना, अच्छा पद जहां पर प्राप्त करना हो, उन पदों के लिए प्राय व्यक्तिगत साक्षात्कार ही होते हैं। और वहां पर एक एक व्यक्ति को बुला करके उनका साक्षात्कार लिया जाता है। इसमें भी यह होता है कि जब एक व्यक्ति को बुलाया जाता है तो कोई जरूरी नहीं है कि लेने वाला एक हो, लेने वाले वहां पर एक से अधिक हो सकते हैं। और सामूहिक साक्षात्कार में एक से अधिक लोग होते हैं, उनको बुलाया जाता है और उनका साक्षात्कार लिया जाता है। साक्षात्कार प्रविधि का संपर्क स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण। यह संपर्क स्वरूप के ऊपर जो वर्गीकरण, इसमें अल्पकालिक, दीर्घकालिक और पुनरावर्ती जो साक्षात्कार है। अल्पकालिक ये अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए लिए जाते हैं, और इस प्रकार के साक्षात्कार में समय स्थान पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं। आपको एट ए टाइम किसी भी समय अचानक आपको बुलाया जा सकता है। दीर्घकालिक जो साक्षात्कार होते हैं, इसमें समय अधिक लगता है और इस प्रकार के साक्षात्कार से समस्या का गहन अध्ययन किया जाता है। और इस प्रकार के साक्षात्कार का उद्देश्य किसी समस्या के संबंध में विस्तृत जानकारी को प्राप्त करना होता है, जैसे चिकित्सा का क्षेत्र हो गया। इसी प्रकार से पुनरावर्ती साक्षात्कार, जिसमें बार बार साक्षात्कार लिया जाता है, लेकिन इस इंटरव्यू के अंदर अधिक धन और जो समय है वह खर्च होता है। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, हमने देखा कि किस प्रकार से हमारे लिए जो प्रायोगिक अनुसंधान है वो अधिक वैध और प्रमाणिक होते हैं। क्या उनकी विशेषताएं हैं, उनके बारे में जाना, और साथ में यह भी जाना कि इन अनुसंधान में किस प्रकार से एक जो साक्षात्कार होता है वह भी हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो यह अध्याय आपका यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।